नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जयपुर सांगानेर स्थित रेजिन हॉस्पिटल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद में ये कहा जा सकता है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही, सुविधाओं की कमी और साथ ही डॉक्टर्स और स्टाफ की मनमानी चलती है। यहां पर कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है। वहां ऐसे रेजिन हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स की लापरवाही से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और यहां तक कि मरीजों की मौत के बाद भी यहां का अस्पताल प्रबंधन मृतक के परिजनों से इलाज के नाम पर लाखों रुपया वसूल रहा है। वहीं यहां के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रेजिन हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हमेशा से ही खराब रहा है। यहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल सांगानेर के रहने वाले मुकेश कुमार अपने बेटे सुमित कुमार का इलाज कराने के लिए रेजिन हॉस्पिटल में लेकर आए थे। पिता मुकेश कुमार का यह कहना है कि रेजिन हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषभ सेठी से 21 अप्रैल को हमारी बातचीत हुई थी। बेटे का इलाज कराना है तो क्या आपके अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं? तो वहीं डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि हमारे हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं हैं। जिसके बाद में कोरोना मरीज सुमित कुमार को दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से यहां पर बुलाया गया और 21 अप्रैल को रेजिन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही और परिजनों को मरीज के बारे में अपडेट नहीं देते हुए मरीज के परिजनों से यहां पर डॉक्टर्स की ओर से पैसे वसूले गए हैं। वहीं पर कोरोना मरीज सुमित कुमार की मौत को भी डॉक्टर्स की ओर से छुपाया गया और इसकी जानकारी भी परिजनों को बाद में दी गई है। और आप देख पाएंगे कि रेजिन हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीज भी भगवान के भरोसे ही यहां पर चल रहे हैं। जहां पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक भी डॉक्टर और कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसे लापरवाह अस्पतालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसी और कोरोना मरीज की यहां पर आने की वजह से बेवजह मौत ना हो। अटेंडेंस के लिए यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। हड्डियों के डॉक्टर, लंग्स को संभालते हैं। इनका पिछले भी रिसेप्शन है, यहाँ पे एक सिंगल आदमी नहीं है अभी अटेंडेंस के लिए। आपको तो आपको बता दें, आजकल सोशल मीडिया पे रेजिन हॉस्पिटल को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो के वायरल से आपको भी समझाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ वहां पर हॉस्पिटल में बदइंतजामी देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन सैनी। मैं अभी सांगानेर में रीजन हॉस्पिटल के यहाँ पे हूँ। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल रीजन हॉस्पिटल। क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ अंकल? यहाँ डॉक्टर से। आप कहाँ से अंकल वैसे? मैं यहीं से हूँ, सांगानेर से ही हूँ। 10 कदम पे। ऋषभ हुआ क्या है आपके साथ में यहाँ पे? ऋषभ सेठी से 21 तारीख को बात हुई है। भैया मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आपके पास सारे इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है। बोला मेरे पास सारी व्यवस्था है, मैं करवा दूंगा। भैया बहुत अच्छी बात है। मैंने मेरे बच्चे को दिल्ली से यहाँ पे एम्बुलेंस से बुलवाया है ना, 21 तारीख से लेके, और वो भर्ती था। आज दिन में 2 बजे हम लोग यहाँ से गए हैं, तब तक बच्चा वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर से पूछा कि भाई क्या इंजेक्शन देते हैं, ऐसा कोई भी चीज हो, कैसे भी करके हो, तो उन्होंने कहा ये इंजेक्शन आप कहीं से अरेंज कर दो। मैं कहा डॉक्टर साहब कैसे भी आ सकते हो तो आप मंगा दो, लेकिन हम कोशिश पूरी जयपुर में करते रहे। अभी आपके पेशेंट की स्थिति है? खत्म कर दिया, उन्होंने 6 बजे खत्म कर दिया। 6 बजे मीटिंग थी, जितनी देर बताया नहीं, जीरो कर दिया। आधा घंटा पहले फोन नहीं किया इन्होंने। रेजिन हॉस्पिटल अपने सांगानेर थाने। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार रेजिन हॉस्पिटल का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड की बात की जाए तो वहां पर भी तमाम मरीज जो है भर्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वहां पर हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी और ना ही वहां पर कोई डॉक्टर नजर आ रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और प्रशासन की ओर से लाख दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से अभी आप उस व्यक्ति को सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि मैंने दिल्ली से, स्पेशली दिल्ली से एम्बुलेंस से अपने बेटे को यहां पर भर्ती करवाने के लिए बुलाया है। डॉक्टर ऋषभ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तमाम सुविधाएं यहां पर हैं। तो उनके दिमाग में आया कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उन्हें उम्मीद थी कि राजधानी जयपुर में हमारे पास ही हमारा बेटा रहेगा और शायद
पास में हॉस्पिटल है तो जल्दी सही भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनके बेटे को पहले भर्ती कर लिया गया, उसके बाद में वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर जो थे वो हॉस्पिटल में यहां पर नहीं थे, और साथ ही उनके बेटे की डेथ होने के बाद भी काफी घंटे बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। इस बात को लेकर वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि तमाम सुविधाएं हमारे पास है, वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर काफी अच्छा किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। रेजिन हॉस्पिटल अपने सांगनेर थाने के ऊपर है, सांगनेर थाना जयपुर। पर जाके देखेंगे तो आप आईसीयू को देखेंगे, आपको जनरल वार्ड से भी फुली एम्प्टी, देयर इज नॉट अ सिंगल डॉक्टर। एक मिनट मुझे बताइए कि 2 कोरोना के पेशेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 6 से 7 फीट का। प्लास्टिक की शील्ड होनी चाहिए। या श्योर। पेशेंट्स जो भी नर्स है और जो भी स्टाफ है उनकी भी किट में होना चाहिए। ये सब कुछ भी नहीं है। वो जनरल वार्ड भी नहीं लग रहा है, जो आईसीयू है जहाँ पेशेंट ध्यान रखा जाता है। इवन आई आल्सो चेक कि वहाँ पे ना तो कोई सिंगल डॉक्टर है ना कोई नर्सेज है, ये कंडीशन है वहाँ की। वो भी नहीं है। जो कोरोना के पेशेंट्स है वो ओपनली खुले बैठे हुए हैं बेड पे आराम से, उन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। रेजिन हॉस्पिटल अपने सांगनेर। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद से तमाम लोग जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर भी यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने दावे यहां पर किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से लगातार लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है, और उस भरोसे के बाद भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियो अगर सामने आएंगे तो कहां पर लोग सरकार पर यहां पर भरोसा करते हुए नजर आएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें, राजधानी जयपुर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद से लगातार कह सकते हैं कि हंगामा मचा हुआ है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, और जिनके पास भी वीडियो जा रहा है हर कोई सरकार से यही सवाल कर रहा है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस तरीके से स्थितियां बनी हुई है तो सरकारी हॉस्पिटल की क्या कुछ हालत हो रही होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं? नीरज, सरकार एक तरफ कहती है कि तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो कैसे लोग आने वाले दिनों में भरोसा करेंगे? कैसे जो मरीज है उन्हें परिजन ये सोचेंगे कि हम हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं? देखिए, निजी अस्पतालों के अंदर स्थिति और भी ज्यादा खराब है। बता दें आपको, न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया था और बताया था कि किस तरीके से टीएमएच ऑफिस और उसके साथ आरएमएससी के एमडी आलोक रंजन जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उनके कार्यों पर लोग जाकर हंगामा कर रहे हैं। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद। बात करें, ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा किल्लत है, और सरकार भी ये बात कह रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत है। केंद्र सरकार की ओर से जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आनी चाहिए वो नहीं आ रही, राजस्थान से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, और यहाँ तक निर्णय ले लिया गया है कि जयपुर से अन्य जिलों, राजस्थान के ही अन्य जिलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं भेजी जाएगी। आप समझिए उन जिलों का क्या होगा जहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से हर जिले का जो कोटा है वो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन वो काफी कम है, उसके मुंह में चिरे के बराबर है। जो केसेज हैं कोरोना के वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जितनी क्षमता के अंदर पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी उससे कई 100 गुना जो ज्यादा ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता पड़ रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्राइवेट अस्पतालों ने तो अपने यहाँ पर कई जगह इस प्रकार के पर्चे तक लगा दिए कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन 1-2 घंटे की बची है, अपने मरीज को आप दूसरी जगह ले जाइए, वरना कल को कोई बात होती है तो हॉस्पिटल के ऊपर आप इल्जाम ना लगाएं। तो निश्चित रूप से पहले सावचेत कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मरीज जो है उसको उसके परिजन इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि दूसरी जगह भी बेड नहीं है। तो ये एक बड़ी विसंगति है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप नहीं हो सका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप है तो आईसीयू के अंदर इससे वेंटिलेटर्स नहीं है जितनी तेजी से ये महामारी फैल रही है। समझना होगा, बहुत बड़ी महामारी है। 121 लोगों की मौतें आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। वैश्विक जो देश हैं, कई देश जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, कई देश मदद को भारत के आगे आए हैं, और कई देशों ने भारत पर बैन भी लगा दिया कि यहाँ से लोग आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से इसको समझना होगा क्या कंडीशन चल रही है। फिर न्यूज इंडिया ये गुजारिश करता है सभी लोगों से कि बिना आवश्यकता, बिना कोई अति आवश्यक कार्य के बाहर ना निकले, अपने अपने घरों में रहें। केवल जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी मजबूरी है बाहर निकलने की, केवल वही निकले। हर कोई व्यक्ति जिस तरीके से अभी भी किसी न किसी बहाने से बाहर निकल रहा है उसको त्यागें और कुछ दिन अपने घर के अंदर बिताएं, क्योंकि ये देखिए नीरज, इस बात से इनकार नहीं कर
सकते कि वाकई कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी इसमें निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसके बाद तो हर कोई यही उम्मीद करता है कि हॉस्पिटल अगर मरीज पहुंचा है तो डॉक्टर्स की ओर से सही तरीके से देखभाल की जाएगी। सरकार जो दावे कर रही है कि तमाम इंतजाम हमारी ओर से किए जा रहे हैं, वो इंतजाम वहां पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है नीरज, आपको किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये आपदा का अवसर है। आपदा के समय में जितनी मदद की अपेक्षा की जा सकती है, और निश्चित रूप से जिसके परिवार के कोई सदस्य जाता है उसका दुख हम भी समझ सकते हैं, उसका दुख क्या होता है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आपदा के समय जब अस्पताल पहले से सावचेत कर रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, सरकारों से अपील कर रहे हैं, और राज्य सरकारें जब केंद्र सरकार से अपील कर रही है। अब आप बताइए, जब राज्य सरकार कह चुकी है, बार बार अनुरोध कर चुकी है, न्यूज इंडिया रोज इस चीज को बता रहा है और ऑक्सीजन नहीं आ रही। ठीक है नीरज, आपको नहीं लगता, नीरज आपको नहीं लगता जिस तरीके से आपने बताया कि केंद्र सरकार से लगातार, जी नीरज, आपने जिस तरीके से बताया राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, मदद की मांग कर रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और तमाम इंजेक्शन जो है उनकी कमियां पड़ रही है, यहाँ पर वो भिजवाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और अगर रेजिन हॉस्पिटल की बात करें जिसका वीडियो नीरज इन दोनों काफी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें जो मरीज है उसके पिता की ओर से कहा गया है कि मैंने स्पेशली डॉक्टर से फोन करके पूछा था, डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से स्पेशली एम्बुलेंस करके अपने बेटे को यहाँ पर भर्ती करवाया। आपको नहीं लगता राज्य सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? राज्य सरकार को ऐसे हॉस्पिटल्स को पहले से ही सख्त निर्देश देने चाहिए कि अगर आपके पास इंतजाम नहीं है तो एटलीस्ट झूठ तो ना बोले किसी से। जी देखिए, कौन क्या आरोप लगा रहा है, ये उनके परिजनों की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि डॉक्टर ने ऐसी बात करी और उन्होंने हमें ये कहा। अब ये सारी चीजें जो है, यदि उनके परिजनों को ऐसा लगता है, इसका मुकदमा दर्ज कराएं, बकायदा इसकी जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहां पर क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से जिसकी ये पूरी जांच के विषय है, कहां पर क्या विद्रूपताएं आ रही है, कहां क्या गलतियां हो रही है, कहां नकुनाज हो रहे हैं, अब बिना जांच के। बिल्कुल नीरज, दोबारा आपका रुख करेंगे, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं किस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। नीरज से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से सरकार की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आंकड़े जो है मौत के वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले नीरज शर्मा से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वाकई ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से यहां पर कोशिश नहीं की जा रही, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल लखवीर यहां पर यह निकल कर आता है कि केंद्र सरकार जो है वो कहती है कि राज्य सरकार को तमाम चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, जबकि राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार की ओर से चीजें प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही, और अगर चीजें प्रोवाइड करवाई भी जा रही है तो लगता नहीं कि वहां पर राज्य सरकार उन तमाम चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसकी गलती है, क्योंकि आम जन जो है वो लखवीर यहां पर पिसता हुआ नजर आ रहा है। उसने केंद्र सरकार को भी चुना है, उसने राज्य सरकार को भी चुना है, उसकी क्या गलती है इसमें? बिल्कुल प्रीति, बेहद ही लाजमी सा सवाल है आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता आखिरकार इंसाफ मांगती है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से मौत हो रही है, ये वाकई में चिंताजनक विषय है। चाहे सरकार, राज्य सरकार केंद्र पर थोपे या केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोपे, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से आपूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें एक तरीके से राजनीति कर रही हैं, और केंद्र सरकार के मंत्री भी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए नजर आने लगे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की अगर स्पेशली बात की जाए तो राजस्थान सरकार पर हमला किया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार को फिलहाल राजनीति को त्यागना चाहिए, सियासी बयानबाजियों को त्यागना चाहिए और फील्ड पर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट की चलती ये चीजें पनप रही हैं, चीजों को सही तरीके से भुनाया क्यों नहीं जा रहा, आपूर्ति क्यों नहीं की जा रही है, इन चीजों की वाकई में काम करना चाहिए और इन चीजों की मॉनिटरिंग जरूरी है। वरिष्ठ सहयोगी रमेश पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है, पृथ्वी से जानकारी लेंगे इस पूरे विषय पे। पुरोहित जी, वाकई में चिंताजनक है, आज प्रदेश में 121 लोगों की मौत हो जाना कोरोना से, बावजूद उसके राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मर देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर मर देती है। जनता आखिरकार क्यों पिस रही है? क्या मानते हैं क्या कमी रह रही है? क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? जो संसाधन है उनकी क्या कमी है? क्यों आपूर्ति नहीं हो पा रही? किस प्रकार से देखते हैं रमेश पुरोहित जी आप, क्योंकि जनता वाकई में त्रस्त है? कोरोना का जो संकट है वो
आपदा में अवसर तलाशने की जैसी बात कही जा रही है, अब अवसर जो है वो हर स्तर पर हो रहा है। राजनीति के संदर्भ की बात कर दो, आर्थिक संदर्भ की बात कर लो, व्यावसायिक दृष्टि से देख लो। व्यावसायिक दृष्टि से यूं कि हॉस्पिटल्स जो है जिस तरह की मनमानी कर रहे हैं इलाज के दौरान की बात है, तो सब लोग अपने अपने अवसरों को ढूंढ रहे हैं कि हर स्तर पर कैसे भी हो। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि जब भी कोई आपदा आती है तो वो अवसर लेके आती है, और सारे लोग किसी न किसी रूप में, चाहे सकारात्मक दृष्टि से उसको देखो या नेगेटिविटी की दृष्टि से देखो, वह उनको अवसर की तलाश में रहती है। राजनीति के संदर्भ में आप है जो व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो कोई भी हॉस्पिटल आज सक्षम नहीं है ऑक्सीजन के मामले को लेकर के, जबकि ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स की सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है, सबसे जरूरी चीज वही होती है। और हॉस्पिटल्स में लोग तभी जाते हैं जब वो उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि वह बीमारी उनके आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तब वो जाकर के हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। लास्ट स्टेज तक की बात आ सकती है। ऐसे समय में जब हॉस्पिटल्स में पूरी तरह से संसाधन नहीं होते हैं, दवाइयां नहीं होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, तब कहीं जाकर के दिक्कतें और ज्यादा विकराल रूप लेती है, जैसा कि कोरोना के संदर्भ में आज दिखाई दे रही है। और जहां तक राजनीति की बात करना है तो राजनीति तो होगी, राजनीतिज्ञों का काम ही राजनीति करना है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। इस अवसर में जब आज आपदा का जो दौर चल रहा है, ऐसे में राजनीति से परे उठ करके कि हाँ मेरे पास में क्या संसाधन है, मैं क्या सुझाव दे सकता हूं, मैं इसमें किस तरह से सहयोग कर सकता हूं, यह जरूरी है। ठीक है, राजनीति तो बाद में भी होती रहेगी, राजनीति के बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर के इस महामारी से निपटने के कैसे तरीके होने चाहिए और कौन व्यक्ति कैसे अपने को सहयोग कर सकता है, यह सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, वाकई में इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं जो वाकई में धरातल पर देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बात है आखिरकार कमी कहाँ रह रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम पूरी फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज की कमी पूरी की जा रही है। केंद्र सरकार कह रही है राज्य को पूरा मैनेजमेंट दिया जा रहा है, पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, पूरा रेवेन्यू दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कमी कहाँ रह रही है। वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा मौजूद है। नीरज जी, किस प्रकार से देखते हैं आखिरकार कमी कहाँ रह रही है? आंकड़ों को रिकवर नहीं किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, लोग लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जनता त्रस्त हो रही है, सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, कमी कहाँ रह रही है नीरज जी? देखिए, जो पहली लहर आई थी कोरोना की, तभी सावचेत हो जाना चाहिए था। एक लंबा समय भारत को मिला है, अन्य देशों में दूसरी लहर जो है और तीसरी लहर तक कई देशों के अंदर आ गई थी। इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और कई देशों के हालात हमने देखे, चाइना। उससे सबक नहीं लिया भारत सरकार ने, भारत ने सबक नहीं लिया। पहले ही अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए जाते तो आज ये हालात नहीं होते। दूसरा, देश की जनता को जिस रूप में जागरूक किया गया, लेकिन जो अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया को अगर थोड़ा धीमे धीमे अपनाया जाता तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती कि जो कड़ी बन गई है और दूसरी लहर जो संक्रामक हो गई है। एयरपोर्ट पे आपने कोई चेक इन पॉइंट नहीं लगाए, आज भी हालात ये है। रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर जांच नहीं हो रही है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये निर्देश तो दे दिए गए हैं, ये निर्देश तो दे दिए आरटीपीसीआर जांच होगी। शाम के टाइम कौन सी टीम लगी हुई है, आफ्टर 8 PM कौन सी टीम लगी हुई है? टीमें नहीं है, जांचें नहीं हो रही हैं। जहां मेडिकल टीम बैठी हुई है, यदि वहां तक प्रशासन की ओर से पहुंचा दिया जाता है व्यक्ति को, तो टीमें जांच कर देती है। यदि वाकई में प्रशासन की कड़ाई इस बार सख्ताई कहीं नहीं है, केवल कागजों तक सीमित है। जो पुलिस प्रशासन, जो प्रशासन के नुमाइंदे पिछले जब लॉकडाउन हुआ था तब सतर्क थे, आज वाकई में सतर्क नहीं दिखते। और कारण यही है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं भयमुक्त भी हो गई है। देखिए, जनता भयमुक्त शुरू से हो रही है। जब से कोरोना की पहली लहर निकली है, लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई या हमारे अंदर कोई स्पेशल पावर आ गई या फिर ये कोरोना कुछ नहीं है। लोगों में इस प्रकार का भी वहम है। ये वहम और फितूर जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। स्थिति बहुत भयावह है। 121 लोगों की मौत प्रदेश के अंदर आज इस कोरोना महामारी से हुई है, एक दिन में सर्वाधिक मौतें, और ये रिकॉर्ड तोड़ है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को अब इससे सबक ले लेना चाहिए कि क्या हालात देश के अंदर बनने वाले हैं आगामी दिनों में अगर हम नहीं संभले तो। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खत्म कर दिए और बात करते हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा है इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिर बेहद खतरनाक ये हालात हैं कि
इलेक्शन कमीशन चुनावों की अनुमति दे देता है, नेताजी आकर के वहां रैलियां कर लेते हैं और देश की जनता उसकी जान जाती जा रही है। आखिर क्या दिमाग खराब हो रहा था इलेक्शन कमीशन का कि इस प्रकार से रैलियां और चुनाव करवाने की अनुमति दे दी गई इस कोविड के काल में? निश्चित रूप से करारा तमाचा है मद्रास हाईकोर्ट का, और मैं तारीफ करता हूं माननीय न्यायमूर्ति महोदय की जिन्होंने इस प्रकार की बात जो है इलेक्शन कमीशन के लिए कही है। इस प्रकार के इलेक्शन कमीशन जो है इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस महामारी के काल में चुनाव आयोजित करने की अनुमति देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करने की आयोजित देते हैं। और दूसरा, ऐसे राजनीतिक दल जो कि अपने हितों और स्वार्थों के चलते चुनाव जो है उन चुनाव को आयोजित कराने में लग जाते हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर संबोधित हो रहे हैं। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बंगाल में जाकर के और बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने की? क्या जरूरत थी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जाकर के वहां पर चुनाव की रैलियां संबोधित करने की? भीड़ बुलाने के लिए अपने नेताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया, बिना मास्क के बाकायदा हाथ मिलाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जगह जगह नजर आए और भीड़ के अंदर ये स्थिति नजर आई है। तो क्या ये कोरोना नहीं फैलेगा? निश्चित रूप से देश की जनता ने इस चीज को देखा है कि क्या नेताओं की रैलियों में सबसे बड़ा जो फील्ड में पत्रकार रहता है उसको पता रहता है, मार्केट में फील्ड में लोग यही कहते हैं क्या उस राज्य के अंदर कोरोना नहीं फैल रहा है, वहां चुनाव में नेताजी रैली कैसे करवा रहे हैं? अभी राजस्थान की बात कीजिए, एक विधायक जो है उनकी शादी के अंदर 1000 लोगों की भीड़ जम जाती है और वहां कोई कोरोना नहीं फैलता और आम जनता के आप 50 हैं। जी उमंग, जिस तरीके से लगातार हम तमाम सहयोगियों से बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर आम जन जो है उसकी क्या गलती है? उसने तो यही उम्मीद के साथ सरकारों को चुना था कि आने वाले दिनों में जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सरकार की तरफ नजरें उठाकर देखेंगे तो सरकार उस प्रॉब्लम का समाधान करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर हालात तो बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं उमंग। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि सबसे बड़ी बात, भले ही केंद्र सरकार ले लो या फिर राज्य सरकार ले लो, तमाम सरकारों के दावे झूठे साबित हो चुके हैं। राज्य सरकार केंद्र को कोस रही है, केंद्र सरकार अपना बचाव कर रही है, वो राज्यों के ऊपर आरोप डाल रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जनता का क्या दोष है, जनता ने तो राज्य सरकार को भी चुना, जनता ने केंद्र सरकार को भी चुना। और सबसे बड़ी बात प्रीति देखने वाली ये है, दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने, बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी करे। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी अलग से हेल्पलाइन करी, कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी करे। लेकिन आज की स्थिति में अगर उन हेल्पलाइन नंबरों पे आप अगर फोन कर लो तो ऐसा लगता है कि वो हेल्पलाइन नंबर खुद हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। राधा स्वामी सेंटर बीलवा का उदाहरण सबके पास है। सबसे पहले हमारे संवाददाता नीरज शर्मा की वजह से सबसे पहले न्यूज इंडिया ने उस खबर को प्रमुखता से चलाया, लेकिन आज 500 की संख्या में बेड वो लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति आप सोचिए, वो मरीजों का इंतजार कर रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से उन तक को सुविधा नहीं पहुंचाई गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, बात हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल जी आते हैं, वो कहते हैं कि 1 साल पहले हमने राजस्थान की सरकार को 1500, 1600 या जो भी आंकड़ा हो, हमने उतना व्यवस्था कर दी थी कि आप राजधानी जयपुर के या फिर प्रदेश में 4 या 5 बड़े अस्पतालों के अंदर आप ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करें, आप कोविड को देखते हुए व्यवस्थाएं करें। लेकिन वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। नजर क्या आया, राज्य सरकार अपने आप को बचाने में लगी रही। होटलों में जाके व्यवस्थाएं की गई, असम से मंत्री बुलाए गए, वो व्यवस्थाएं की गई। और केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने क्या करा, केंद्र सरकार ने चुनाव करवाए। केंद्र सरकार, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वहां पर कुंभ करवाया गया, तमाम चीजें करवाई गई। क्या उस समय आपको पता नहीं था कि कोरोना इतनी भयानक स्थिति में पहुंच सकता है? जबकि कोरोना से बचने के सबसे बड़े 2 गोल्डन रूल हैं, मास्क का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी। और फरवरी के बाद में प्रीति पूरे देश ने देखा है कि 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी का किस प्रकार से मखौल उड़ाया गया। क्या उस समय नहीं पता था कि ये कोरोना इसी चीज का तो इंतजार करता है? क्या त्योहार मनाने इतने जरूरी हैं? भले ही वो हिंदू धर्म के त्योहार हो, मुस्लिम धर्म के त्योहार हो या किसी भी धर्म के त्योहार हो, उन त्योहारों में छूट दी गई, शादी ब्याहों में छूट दी गई। और आज भी प्रीति राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जयपुर की हम बात करें, राजधानी है, दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें, ईदगाह, ट्रांसपोर्ट नगर वाला पूरा एरिया, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, वहां पर तमाम ट्रेवल सर्विस लगी हुई है। रिंकू बस ट्रेवल है और अलग अलग नाम से ट्रेवल सर्विस लगी हुई है। अभी की मैं अगर प्रीति आपको बात बताऊं, 10-15 मिनट पहले की, वहां पे लाइन से 4 से 5 बसें खड़ी हुई हैं। उन बसों में भरे हुए लोग
और पुलिस का नाका सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये तो स्थिति है और ऐसे हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल उमंग, जितने आपने उदाहरण यहाँ पर दिए, जितने एग्जाम्पल आपने दिए, ये तो वो दिए हैं जो आपने खुद देखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी है जो अभी भी आम लोगों की नजरों से दूर है, जहां पर लगातार सरकार और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ इसी बीच में एडवोकेट सचिन सैनी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सचिन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बताइए। जी सचिन सर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है रेजिन हॉस्पिटल का, जहां पर कहा जा रहा है कि एक मरीज की मौत हो गई है, मरीज के फादर की ओर से पहले हॉस्पिटल में बात की गई थी और हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषभ सेठी की ओर से उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाएं वहां पर नहीं मिलती और जो मरीज है उसकी डेथ हो जाती है। क्या लगता है सर, क्या कुछ ये मामला बनता है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो सकती है अब आगे? मैडम, मैं पहले एक आप ब्रीफ हल्का सा देना चाहता हूँ कि मामला हुआ क्या था। जी 25 तारीख की घटना थी जी। इनके जो फादर साहब है, जो डेड पर्सन है, उनके जो फादर साहब है, उन्होंने 21 तारीख को एडमिट कराने से पहले डॉक्टर ऋषभ शर्मा से बात करी थी। डॉक्टर जो शेट्टी जी है उनसे बात करी थी कि सर यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, सारे जो इंजेक्शन है जो अपने कोविड में चाहिए वो अवेलेबल है। दे सेड की हाँ सर। वेंटिलेटर प्रॉपर है? दे सेड की हाँ सर। सब कुछ कंफर्मेशन के बाद में उन्होंने उनके पेशेंट को जो गुड़गांव में एडमिट थे ऑलरेडी, जिनकी नॉर्मल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी, उनको यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। बिकॉज वो आदमी वहाँ पे जॉब करते थे, तो एक पारिवारिक दृष्टि से कि बोले सब लोगों की यहाँ पे देखरेख हो जाएगी उस बंदे की, तो उसको यहाँ पे एडमिट करवा लिया गया। देन आफ्टर 21 तारीख के बाद में यहाँ पे उनको एडमिट करवाया गया। बंदा बहुत नॉर्मल था, कोई बहुत उसकी जो है क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि अचानक सी 1-2 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे उनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी मतलब डिक्रीज होने लगी। उन्होंने एक वॉइस चैट भी उनकी फैमिली वालों को ट्रांसफर किया था कि सर मुझे, मेरी फैमिली को उनको ट्रांसफर किया था कि मुझे यहाँ से प्लीज रिमूव कर लो, दूसरे का शिफ्ट कर लो, ये एकदम ठीक नहीं है हॉस्पिटल, यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह है। घर वाले थोड़े से घबरा गए थे क्योंकि मतलब एकदम से इस कंडीशन, इस पैरामेडिक में एकदम से पॉसिबल नहीं है ना दूसरे का शिफ्ट करवाना। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया। अचानक से उस दिन क्या हुआ, 25 तारीख को रात को उनकी फैमिली, उनके जो फादर साहब थे वो उनसे मिलकर के गए, आईसीयू से जस्ट नीचे मिलकर के गए। उनका उस टाइम O2 लेवल था, आराम से उनका O2 लेवल था 80 से 85 के आसपास में। वो नीचे, वो जब डिक्रीज हो रहा था तो फैमिली जो उनके जो फादर साहब थे नीचे डॉक्टर से कंसल्ट करने गए थे कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम कैसे हो रहा है। उस टाइम पे जितने 4 से 5 मिनट, जितना मैंने वहां पे देखा 4 से 5 मिनट उनको लगा होगा दोबारा उनके पेशेंट के पास पहुंचने में, जब तक तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपका पर्सन मर चुका है। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की इतने बड़े 4 स्टार हॉस्पिटल के अंदर अगर आपके पास ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो आप लोग पहले अवेयर नहीं कर सकते लोगों को। 2 दिन से ये पेशेंट के फैमिली वालों को चक्कर कटवा रहे हैं, इनके इंजेक्शन को लिख करके, उनको पर्ची पे इंजेक्शन लिख करके दिया है कि आप ये इंजेक्शन ढूंढ करके लेके जाइए। ये उनकी ड्यूटी, ये पेशेंट की ड्यूटी है कि आप इंजेक्शन ढूंढ करके लेके जाइए। इवन बाद में उनको पता है कि कंडीशन बिगड़ती जा रही है, इवन बाद में उसकी फैमिली वाले को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इनका पेमेंट जो लेस अमाउंट है वो जमा करा दीजिए, आपका पेशेंट पूरा ठीक है, पेशेंट पूरा ठीक है। उस दिन क्या हुआ एक्चुअल में, 25 तारीख को मैं वहां से निकल रहा था, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी का मैंने विलाप देखा कि बोले यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं वहां पे मेरी गाड़ी को पार्क करके रुकता हूँ। उन अंकल से मैंने बात करी, वो अंकल बोल रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल स्टाफ हम लोगों से बात करने के लिए रेडी नहीं है। देन आफ्टर आई केम ऑन लाइव, मैं अपना इंस्टाग्राम पे लाइव चालू करता हूँ। मैं आई वांट कि मैं किसी डॉक्टर से बात करूं कि आप इनके फादर साहब से बात क्यों नहीं करना चाह रहे। मैंने पूरा वीडियो फुटेज कवर किया, मैं हॉस्पिटल के रेजिन हॉस्पिटल के अंदर मैं घुसता हूँ, वहाँ पे कोई ना तो अपने जो रिसेप्शन है वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई स्टाफ नहीं अटेंडेंस के लिए। देखिए सचिन सर, जो वीडियो निकलकर सामने आया है इस बात से तो नहीं इनकार कर सकते, वाकई यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है उसकी लापरवाही है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब ये कि अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ मुकदमा हो सकता है, उसके फादर साहब की बात हुई होगी, क्या आप खुद एडवोकेट है? दर्ज करवा दिया गया है मेडिकल नेग्लिजेंसी एक्ट के अंदर, उस रात को ही मुकदमा दर्ज करवा दी गया है। एक और इसके अंदर चीज सामने आई है कि जो पुलिस वाले, जो थाने वाले हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं उनकी फैमिली वालों को कि आप मामला खत्म करवा दो जी। कहीं ना कहीं सारे माहौल की मिली भगत है। ये भी हॉस्पिटल के जो ऋषभ शेट्टी जी है वो भी कहीं ना कहीं जक लगवा रहे हैं, मुझे भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वीडियो को डिलीट करवा दीजिए। उनकी फैमिली वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप मामले को दबा लो। इवन उनके छोटे जो बेटे हैं उनके ऊपर भी क्रॉस कंप्लेंट की बात आ रही है। उनके ऊपर ये कंप्लेंट की बात आ रही है, तो ये डरा जा रहा है कि सर आपके ऊपर हॉस्पिटल में तोड़ा फोड़ी के मामले की बात आ रही है। ठीक है, जबकि अगर कोई तोड़ा फोड़ी अगर होती है तो हॉस्पिटल के अंदर अच्छे बड़े बड़े कैमरेज लग रहे हैं। जी, किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई थी वहां पर सचिन से?
मैम मेरी किसी भी डॉक्टर से बात नहीं हुई, ना तो कोई डॉक्टर मेरे सामने है, ना कोई स्टाफ सामने है। जब मैंने ठीक है, और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां के थाना इंचार्ज की बात करें तो उसकी ओर से लगातार यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है, तो आपकी ओर से कहा गया है कि वाकई किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो, सरकार के किसी नुमाइंदे से आपने कहा कि ये मामला निकल कर सामने आया, उनकी ओर से कुछ आश्वासन मैं ये वगैरह? चाहता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, उस टाइम मौके पे मुझे भी कॉपरेट किया गया था और उनकी फैमिली को भी कॉपरेट किया था, लेकिन इस मामले को ठंडा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है सचिन जी, दोबारा आपके पास आऊंगी। लखवीर, जिस तरीके से सचिन सैनी जी की ओर से बताया गया कि क्या कुछ मामला था और उसके बाद में अब फिलहाल ये मामला किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन जो है उनकी ओर से लगातार उसकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। वो बात अलग है कि जिस तरीके से सचिन जी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें कॉपरेट भी किया गया था। लखवीर, जो हालात फिलहाल बने हुए हैं पूरे देश प्रदेश में, इनसे बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि कोरोना से ना मर के लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जितनी बदहाल हो चुकी है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रीति, जिस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आना, लोग कालाबाजारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस प्रकार की कृत्य कर रहे हैं उन्हें वाकई में डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य इस महामारी से ग्रसित हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी ये उन्हें सोचना चाहिए। इससे उलट अगर बात की जाए तो आज हम 70 साल की आजादी का जश्न मनाते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक और चिंताजनक बात है कि आज कोई भी सरकारें रही हो, किसी भी पार्टी ने शासन किया हो, लेकिन हमारी चिकित्सकीय सुविधाएं इतनी बदहाल हैं कि आज तक हम हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो आज मजबूत नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। वाकई में तमाम राजनेताओं को, तमाम सरकारों को डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि वाकई में चिंताजनक और शर्मनाक विषय है कि आखिरकार आज दिन तक कुछ भी नहीं हो पाया और चिकित्सकीय सेवाओं में हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। देश के तमाम नागरिक दम तोड़ रहे हैं, ये इसी बात की ओर इशारा करता है, जिसकी वजह से लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आपने सही कहा कि वाकई चिकित्सा सेवाएं जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, पहले भी बहुत सारे ऐसे वायरस आए हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। ये तो कोरोना है जिसकी वजह से लगातार ये बातें निकलकर सबके सामने आ रही है। देखिए, जब पिछले साल 2020 में ही हमारे सामने परिस्थितियां बन गई थी, तस्वीरें आने लग गई थी, उसके बावजूद भी अगर जब साल 1.5 साल का समय हमें मिला फिर भी हम अगर एक्टिव नहीं हो पाए, मजबूत नहीं हो पाए, तो ये वाकई में चिंताजनक है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर डाले, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी पर डाले या अन्य किसी संगठनों पर डाले, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में समन्वय न होना ये बड़ी चिंता की विषय है। तमाम सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है आम जनता को, मरीजों को इलाज चाहिए, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श चाहिए, उन्हें राजनीति से उलट तमाम सुविधाएं चाहिए जो वो आज चाहते हैं, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सांत्वना की जरूरत नहीं है, परामर्श की जरूरत है। रमेश जी, कितना उचित मानते हैं आपकी राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है और जनता को इलाज तक नहीं मिल रहा है, लोग मरने को उतारू हो रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस ऐसे अवसर पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानवीय एक स्वभाव की प्रक्रिया का मामला होता है। शिक्षा और चिकित्सा का विषय ऐसा है जो किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की प्राथमिकताओं में होता है। ये दो अगर आप स्टेप्स अगर ढंग से अगर काम कर लेते हो तो आप समझते हो कि विकास की जो प्रक्रिया है वो एक कदम आगे और बढ़ जाती है। लोगों को चाहिए एक तो शिक्षा अच्छी मिल जाए, दूसरा कि स्वास्थ्य मिल जाए, और लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स किसी न किसी रूप में जो सरकार के पास में जाता है, रेवेन्यू। अब छोटा सा एक उदाहरण दे दें कि हर साल जो बजट पेश किया जाता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार का हो, हमेशा आप किसी भी मद में देख लीजिए बढ़ करके ही पैसा। उदाहरण के लिए अगर 100 करोड़ पिछले साल का है तो चिकित्सा में अब की बार में वो 250 करोड़ होता था। वो 150 करोड़ का जो फंडिंग रेवेन्यू जनरेट करने का जो तरीका है, या जिस मद पे 150 करोड़ पे एक्स्ट्रा आप खर्च करने की उम्मीद रखते हो, वो 150 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? अभी तक राज्य सरकार ने, आपने जो 70 सालों का बताया, आज तक का इतिहास है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद में भी, चाहे वो चिकित्सा का हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज भी लोग बाग अंगूठा छाप कहलाते अपने आप को कि साक्षरता अभियान चलाते। आप कक्का की भी अगर किसी को नहीं सिखाते हो, और जब चिकित्सा के छोटी सी जो दवाई आती है, जो क्या कहना चाहिए आपको कि
उसके लिए भी आपके पास उपलब्धता ना हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। इसीलिए कई बार कहते हैं कि जब आप एक्स्ट्रा सरकारें हैं पीठ थपथपाती है कि हमने बजट में और ज्यादा एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज कर दिया, लेकिन वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ जाता है, किस मद में कहाँ पे खर्च होता है, अभी तक भी किसी भी राज्य सरकार ने इसके बारे में जिम्मेदारी पूर्वक यह बात नहीं बताई। यही खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए पुरोहित जी, अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो वाकई में से लगातार ये मामला निकलकर सामने आ रहा है और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यही है। लक्ष्मी, बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे, बिल्कुल मैं बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें इसी बीच में हमारे साथ जिस तरीके से शुभम जिनकी कोरोना की, माफ कीजिएगा सुमित जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है, उनके परिजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम जी, न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया ये पूरा मामला जो है अब निकलकर सामने आया है, जब इसका वायरल वीडियो जो निकल रहा है तब कहीं जाकर ये मामला निकलकर सामने आया। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया था, और अब जब आपके परिजन की मौत हो गई है तो उसके बाद में क्या कुछ कहा जा रहा है हॉस्पिटल की ओर से? हरिओम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी लखवीर, आप कुछ बात कर रहे थे अपने सहयोगी से। बिल्कुल, हमारे सहयोगी उमंग माथुर भी हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, 70 साल की आजादी का जश्न आज हम मनाते हैं, विकसित देश होने की और अग्रसर होते हैं, ये बात हमारी तमाम नुमाइंदों द्वारा की जाती है, लेकिन आज तक चिकित्सकीय सेवाओं की बात की जाए तो आज हम मजबूत नहीं हो पाए हैं। तमाम लोग दम तोड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। क्या किस प्रकार से देखें, 1 साल का समय हमें मिला लेकिन फिर भी हम बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर पाए, चिकित्सकीय सेवाएं चरमराई हुई है। किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से हम ये दावा कर सकते हैं कि हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? बिल्कुल लखवीर, इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है, इसमें एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि आज हम गर्व किस बात पे कर रहे हैं कि 2020 और 21 के अंदर भारत गर्व किस बात पे कर रहा है कि दुनिया में भारत तीसरा देश है अमेरिका और चीन के बाद जिसका सैन्य खर्चा सबसे ज्यादा है। हम इस पर गर्व कर रहे हैं। सोचने वाली बात है लखवीर कि हम सैन्य खर्चे के रूप में दुनिया में तीसरे सबसे बड़े देश हैं, लेकिन चिकित्सीय सेवाओं में हम कहां पर खड़े होते हैं, इसका दावा हम आज की स्थिति अगर देखें तो हम कर भी नहीं सकते। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम तमाम राजनेताओं की बात करें, हम केंद्र सरकार की बात करें, हम राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि शुरुआत से लखवीर बात सिर्फ इतनी सी है कि भले ही कोई सी भी पार्टी हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। केंद्र कुछ कहती है, राज्य कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ कहती है, तमाम हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हेल्पलाइन नंबर खुद हेल्प की गुहार कर रहे हैं। आज किसी भी हेल्पलाइन नंबर के पास में हेल्प करने की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं बची है लखवीर। और हमारे साथ में नीरज शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। नीरज शर्मा जी के साथ में मैं खुद और हमारे एक और सहयोगी तेज सिंह जो कि हमारे सहयोगी हैं, 3 दिन से हम उनके किसी मिलने वाले के लिए हम आज तक लखवीर बोलते हुए शर्म आती है, आज तक उनके किसी परिचित के लिए हम खुद एक बेड की व्यवस्था नहीं करवा सके। और तमाम हम साथ ही क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? जी मेरी ऋषभ सेठी से जब मेरे बच्चे को यहाँ एडमिट कराया गया जी, तब मैंने ये पूछा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आपके पास है या नहीं, तो इन्होंने कहा सब चीज यहाँ पर है। और हमने ये रिलायंस जो है उसने टेक ओवर किया हुआ इसी हॉस्पिटल को, रीजनल हॉस्पिटल है। ऋषभ सेठी से बात हुई जी, ऋषभ सेठी ने कहा कि सारे इंजेक्शन अवेलेबल है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। सारी चीज रिपोर्ट वहां से जो हमने जो हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट था वहां से पूरी रिपोर्ट इनको भेजी। तब इन्होंने कहा ये आप यहाँ बच्चे को ले आओ, तो इन्होंने हमारे मतलब हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजी। यहाँ से मेरी जिस दिन बच्चे की डेथ हुई और उससे सुबह 10:30 11 बजे तक हम 2 बजे तक उसके पास थे, तब उन्होंने उसे एक दिन पहले जब वेंटिलेटर पे लिया तो बच्चा बिल्कुल ठीक था उस दिन सुबह, नेक्स्ट मतलब उससे एक दिन पहले जी। और रात को या तो ऑक्सीजन खत्म हुई है या इन्होंने ये इंजेक्शन दिया नहीं है। हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी इसने, डॉक्टर ने, ऋषभ सेठी ने। सुबह जब हम आए तब उन्होंने 2 बजे कोई ISI शुक्ला कंपनी है जो इम्पोर्ट करती है वो इंजेक्शन लिख के दिया जी।
तो हमारी 6 बजे उससे मीटिंग थी। 6 बजे पहले बच्चे को खत्म कर दिया इन लोगों ने। किस चीज से किया भगवान ने? वहाँ पीपी किट कुछ भी, वहाँ अगर आप उसको देखें उस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, मास्क भी नहीं है मरीजों के पास। हरिओम जी, बिल्कुल हम आपका दुख समझ सकते हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आपको न्याय मिले इस मामले में। लेकिन ये बच्चे को खा गया। हम आज मतलब 6 बजे जब शाम को आए हैं, हम दोनों डॉक्टर से मेरी बात करो, वो मेन डॉक्टर ऋषभ सेठी आया ही नहीं नीचे जी, तो कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जी हरिओम जी, अब आप आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? अब आप जिस तरीके ऐसे हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। ये जब हड्डियों का डॉक्टर है तो इसमें कोरोना पेशेंट कैसे ले रहा है? जब इसके पास कुछ भी नहीं है। जी, तो आपकी ओर से अभी कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है? आपने किसी अधिकारी को कहा है? बिल्कुल रिपोर्ट कराई है, मेरे पास रिपोर्ट नंबर है जी। रिपोर्ट नंबर दीजिए भाई साहब। जी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया अधिकारियों की ओर से? क्या कुछ कहा उन्होंने कि इस मामले को लेकर कितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अधिकारियों के अलावा किसी सरकारी नुमाइंदे से आपकी अगर बात हुई हो, उनकी ओर से कुछ आश्वासन? सरकारी से किसी से हमारी जानकारी भी नहीं है, किसी से बात नहीं हुई। जो हमने जो रिपोर्ट पुलिस में कराई है, वो रिपोर्ट वाला गलत, मतलब वो हॉस्पिटल वाले से पैसे खा के बात कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी हमारे साथ एडवोकेट सचिन सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हरिओम जी हमें बताया कि आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उसी ने ही मतलब हमें सपोर्ट किया है। अच्छा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन जहां पर आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया या उल्टा आपको डरा धमका रहे हैं कि इस मामले पर रफा-दफा करें? डरा धमका रहे हैं कि हम वहाँ दंगा मचा रहे हैं। जी, तो जी, फिलहाल अगर बात करें उस हॉस्पिटल की, तो आपने कहा कि किसी अधिकारी से या किसी प्रशासन के बंदे से आपकी बात वहां पर नहीं हुई है। फिलहाल उस हॉस्पिटल में अभी भी मरीज जो है वो एडमिट है? नहीं, बच्चा खत्म हो चुका कल जी, कल मतलब परसों सुबह। ठीक है, कुल मिलाकर हरिओम जी आप यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर आपको न्याय मिले, और साथ ही इस तरीके के लापरवाही जिस हॉस्पिटल में बरती जा रही है, एटलीस्ट आप लोगों के साथ जो हुआ अनफॉर्चुनेटली वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल बंद। चाहूंगा आपका चैनल उसको हॉस्पिटल को इसी टाइम रिसर्च करे जी, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हरिओम जी, हम आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं, इसी वजह से हमने आज ये मुद्दा उठाया है, और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ इसीलिए जुड़े हुए, लगातार वो लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर लापरवाहियां बरती जा रही है। एक और यहाँ पर कहा जाता है कि मानवता के आधार पर, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली से आपके परिजन को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद में इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। बिल्कुल हरिओम जी, हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर आपको न्याय मिले। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऋषभ सेठी की पूरी 101% केयरलेस है, इन्होंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जी, आप मेरे को एक बात बताइए, मेरे को सुबह वो इंजेक्शन जिस दिन डेथ हुई बच्चे की, उस दिन मेरे को इंजेक्शन लिख के दे रहा है। मैंने कहा जी एनी कॉस्ट आप कहीं से भी प्रोवाइड कराइए। वो मीठा बन के हमें आश्वासन दे रहा है झूठा। जी बिल्कुल हरिओम जी, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि उन्होंने आपसे झूठ बोला शुरुआत में। जब आपका बेटा दिल्ली में था तब उन्होंने आपसे झूठ बोला कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं, आप अपने बेटे को यहाँ पर लेके आ जाइएगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, बिल्कुल आपको न्याय मिले। एम्बुलेंस भी इन्होंने प्रोवाइड कराई है, हमने सब चीज की, वो सिटी स्कैन की बच्चे की रिपोर्ट भेजी गई है, ठीक है, सारे इंजेक्शन अवेलेबल है, हाँ हमारे पास सब चीज है, तभी हमने बच्चे को यहाँ रात को एडमिट कराया यहाँ पर। ठीक है हरिओम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत करी और बताया किस तरीके से पूरा ये मामला रहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई आपकी जो आवाज जो है वो तमाम आवाम जो है उसके पास पहुंचे, सरकार जो है वो भी इसको सुने, और जल्द से जल्द जो भी न्याय आप चाहते हैं, जो भी उम्मीदें आपको फिलहाल प्रशासन से है, वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आए। लखवीर, जिस तरीके से अभी हरिओम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी सुना क्या कुछ पूरा मामला, किस तरीके से वो परेशान है, वो रो रहे हैं, हर कोई बस वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ जो हुआ है अनफॉर्चुनेटली वो किसी और के साथ ना हो। तो वाकई मतलब शब्द ही नहीं है लखवीर, आप देख रहे हो कितनी हालत कितनी खराब हो चुकी है। बिल्कुल प्रीति, दिल बिलख उठता है जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। हरिओम टिकर जी का जो दर्द था वो वाकई में जायज है, क्योंकि जब कोई अपना जाता है तो वाकई में जो दर्द होता है वो बयां होता है। हम खुद पत्रकार हैं, लोग देश भर के कोने कोने से हमारे संपर्क करते हैं इसी आस से, इसी उम्मीद से कि आखिरकार हम उनकी कोई मदद कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य है, चिंताजनक स्थिति है कि हम
चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम अगर किसी की मेहनत करने के योग्य हैं, सक्षम है, लेकिन बावजूद उसके तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी के चलते हम किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। Exactly. लेकिन हमारे सहयोगी उमंग माथुर भी इसी विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं। उमंग क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल लखवीर, इसमें कहने वाली बात सिर्फ यही है कि इस कोरोना काल में कई चीजें, ये कोरोना का संक्रमण, इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार सिखा कर गई है। और जिस प्रकार से कोरोना काल में तमाम सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है, ये जो आज का मुद्दा है ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद हमने ये मुद्दा उठाया, हमारे तमाम सहयोगियों ने इस पर प्रकाश भी डाला। और सोशल मीडिया पर आजकल एक चीज और वायरल हो रही है लखवीर, और ये हम हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे। एक सेंटेंस बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस किसी को भी अपने पद, अपनी पहचान का गुमान हो, एक बार किसी भी तरीके से किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए कोई भी व्यवस्था एक बार करके दिखा दे, उसका सारा का सारा गुमान नष्ट हो जाएगा। उमंग, व्यवस्थाएं तो तब कर पाए ना जब यहाँ पर व्यवस्था हो, सुविधाएं हो। हमारे पास सुविधाएं तक नहीं है, हम क्या किसी की व्यवस्था कर पाएंगे? नीरज शर्मा जी की जायज मानते हैं इस बात को? देखिए, हालात बेहद चिंताजनक है। मैं दर्शकों को एक दिखाना चाहूंगा, अभी एक ये सूचना वायरल हुई है। एक निजी अस्पताल है, इसने एक बाकायदा सूचना पत्र लगा दिया है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को, परिजनों को सूचित किया जाता है कि अस्पताल को सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने मरीज को दोपहर 2 से 3 बजे तक किसी अन्य अस्पताल में भर्ती करा लेवें। अगर आप अपने मरीज को किसी अन्य अस्पताल में 2 से 3 बजे तक नहीं भर्ती कराया जाता है तो मरीज को होने वाली हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। लगातार न्यूज इंडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, सरकारों तक पहुंचा रहा है, राज्य सरकारें केंद्र सरकारों तक पहुंचा रही है। लेकिन बात यह है, ऑक्सीजन देश के अंदर बन रही है लेकिन टैंकर नहीं है। इसलिए शायद हमें आज हाथ फैलाने पड़ रहे हैं विदेशों के आगे। दुबई से भारतीय वायुसेना 6 कंटेनर एयरलिफ्ट करके भारत लेके आया है। आज थाईलैंड जो है, थाईलैंड से, बैंकॉक से भी भारतीय वायुसेना टैंकर लेकर के आए। हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर तक नहीं है। हालात इतने विकट हैं और देश जो है वो दम भर रहा है कि हम चीजों में आगे हैं। निश्चित रूप से इस आपदा को अवसर में बदलने की बात जिन्होंने की है, उनको ये सोचना चाहिए था, इस आपदा को आपदा मान करके चलते और समय से तैयारी करते, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, तो आज बिल्कुल लखवीर सही कहा जा रहा है कि अगर खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। जिस बाप का बेटा मरता है करवाई जाती या खुद अगर जागरूक होकर सरकार यहाँ पर तमाम कामकाज करती हुई नजर आती तो शायद हालात जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं इससे उलट यहाँ पर हालात देखने को मिलते। और हम लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुमित और सुमित के परिवार के साथ जो भी फिलहाल वहां पर उन पर बीत रही है वो किसी और के साथ ना हो। यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग भी फिलहाल हॉस्पिटल्स में भर्ती है जल्दी से जल्दी सही होकर वो अपने घर लौटे। और सरकार से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिन उम्मीदों के साथ आम लोगों ने आपको वोट देकर जिताया था वो अब आप पर लगातार उम्मीद की नजरों से देख रही है कि एटलीस्ट अब तो सरकार इस महामारी में तो एटलीस्ट राजनीति छोड़कर हमारा साथ देती हुई नजर आए। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से स्थितियां जो है वो लगातार भयावह होती हुई नजर आ रही है। सरकार कुछ और दावे करती है, धरातल पर कुछ और दावे यहां पर निकलकर सामने आते हैं और इन सबके बीच में आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोस रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोस रही है, लेकिन इसके बीच में जो पिस रहा है वो आम इंसान पिसता हुआ नजर आ रहा है। हॉस्पिटल्स में जो मरीज है वो यहां पर मरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ना तो प्रशासन और ना सरकार कोई भी मुद्दों को लेकर चिंतित यहां पर नजर नहीं आ रही। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सरकार की तमाम गाइडलाइन जो यहां पर दी गई है उन सबका आप लोग पालन करते हुए नजर आए ताकि आप और आपका परिवार यहां पर स्वस्थ रहे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।